हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ अमिता गौर एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का पार्ट 2। राइट, 10th का सिविक्स का हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक बार क्विकली जो है रीकैप कर लेते हैं पार्ट 1 का। सो पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा कि किस तरीके से एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी आपको पता है कि हर जगह, हर सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। राइट, तो हमने स्टोरी देखी थी मेक्सिको ओलंपिक्स की, जिसमें कि 1968 में मेक्सिको ओलंपिक्स में 200 मीटर रेस में जो 3 विनर्स थे, उसमें से फर्स्ट विनर एंड थर्ड जो विनर है, राइट, टॉमी स्मिथ एंड कार्लोस, ये जो दोनों थे फर्स्ट एंड थर्ड, दे बिलोंग टू अफ्रीकन अमेरिकन, राइट, एंड वो थे यूएस एथलीट्स, लेकिन उनके साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। यूएस में सिविल राइट्स का मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन कलर, राइट, कि उनको ब्लैक्स कंसिडर किया जाता था एंड द नेटिव यूएस वर वाइट्स। राइट, तो और जो सेकंड थे उसमें से पीटर नॉर्मन, ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन एथलीट। तो इन दोनों ने क्या किया, ओलंपिक को इन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म समझकर अपनी आवाज़ उठाई, अपना हेड जो है वो अपना सिर झुकाया कि वी आर फेसिंग दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वी आर विद ब्लैक पावर। राइट, तो उन्होंने अपने हाथ का वो जेस्चर किया था, राइट, जो हमने एक पिक्चर में देखा था। सो इस तरीके से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपना जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। बाद में एक्शन भी उनको फेस करना पड़ा, उनके मेडल वापस ले लिए गए थे। नॉर्मैन को अगले साल जो है ओलंपिक टीम में इंक्लूडेड नहीं किया गया, तो वो अलग जो है एक्शंस उनको फेस करने पड़े। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हुई कि लोगों को पता चला, एक इंटरनेशनल इशू बन गया उस टाइम पे ये कि किस तरीके से यूएस जो है अपने सिटीजन्स को ट्रीट कर रहा है। राइट, तो इस जो टॉपिक स्टोरी के थ्रू हमने क्या समझा कि हर एक सोसाइटी में डिफरेंसेस आर बाउंड टू हैपन, राइट, लेकिन वो डिफरेंसेस डिविजन्स में ना लीड हो। हमने दोनों के बीच में अंतर समझा था। राइट, अब जैसे डिफरेंसेस हम और आप हैं, हमारे बीच में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन डिवीजन का मतलब कि तुम अपना देखो मैं अपना, बिल्कुल अलग अलग हो गए मतलब। राइट, तो ऐसे डिविजन्स ना एक्सीड हो। राइट, तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, राइट, सिमिलैरिटीज भी होंगी, लेकिन सोशल डिविजन्स ना हो, ये हम चाहते हैं कि एक पीसफुल सोसाइटी में हो। राइट, तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, कि किस तरीके से सोशल डिवीजन जो है पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है ना, और किस तरीके से पॉलिटिक्स इस सोशल डिवीजन से टैकल करती है। राइट, तो इस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो सोशल डिवीजन है किस तरीके से पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर रहा है। तो एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। शुरुआत में आप जब ये टर्म सुनोगे कि अच्छा पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन एक साथ मिल गए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भयानक चीज़ होने वाली है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी है, इट इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। देयर कंपटीशन टेंड टू डिवाइड एनी सोसाइटी। राइट, जैसे इंडिया का ही एक एग्जांपल लो, हमारी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड में। सो एक हेल्दी कंपटीशन है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कि हर साल जो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, कंटेस्ट करते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। सो एक कंपटीशन बना रहता है। सो ये जो कंपटीशन है इससे सोसाइटी में डिवीजन भी क्रिएट होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस बेसिकली, अगर मान लो कोई रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, तो सोसाइटी टेंड्स टू गेट डिवाइडेड, है ना। अगर इफ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम सोशल एग्जिस्टिंग डिविजन्स, इट कैन मेक सोशल डिविजन इनटू पॉलिटिकल डिविजन एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कंट्री। अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सोशल डिविजन्स को अगर पॉलिटिकल डिवीजन में टर्न कर लें, तो इससे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, वायलेंस, दंगे होंगे, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में हुआ है। राइट, तो हम उन कंट्रीज के एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे अभी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज ऑफ आउटकम्स की। ये क्या है? सो टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों का हमने एग्जाम्पल देखा था कि दोनों में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली रहती है। क्रिश्चियन में भी 2 सेक्ट्स थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। राइट, तो नीदरलैंड में हमने देखा कि क्रॉस कटिंग की सिचुएशन डेवलप हो रही थी। राइट, एक अकोमोडेटिंग फीचर वहां पे आ गया था
वेयरएज नॉर्दर्न आयरलैंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अगर आप थोड़ी सी ज्योग्राफी देखोगे नॉर्दर्न आयरलैंड की, अगर आप वर्ल्ड मैप खोलकर देखो तो यूके से, जैसे सपोज अगर मान लो यहाँ पे यूके है तो यहाँ कहीं ये आयरलैंड है और इसका जो ये नॉर्दर्न पोर्शन है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, राइट। जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई हाईलाइट अगेन, राइट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है एंड ये जो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। क्लियर, यूके से पास में है ये। सो विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। दिस रीजन ऑफ यूके हैज बीन फॉर मेनी ईयर्स द साइट ऑफ अ वायलेंट एंड बिटर एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इस जगह पे कई सालों से मतलब ये चलता आ रहा था, बहुत वायलेंस यहाँ पे हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हुए, एथनो पॉलिटिकल टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, है ना। और उसका हमने एक एग्जांपल जो ओवरलैपिंग सिचुएशन हमने देखा कि किस तरीके से अगर ओवरलैप हो रहे हैं सोशल डिफरेंसेस तो एक सोसाइटी में डिविजन क्रिएट होता है, जैसे उस टाइम पे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हुआ, राइट। तो यहाँ पे वही सिचुएशन को हम फिर से पढ़ने वाले हैं। सो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जो हमने यहाँ पे देखा, इसकी पॉपुलेशन दो मेजर सेक्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। सो पहला सेक्ट जो है प्रोटेस्टेंट्स एंड सेकंड वन इज ऑफ कैथोलिक्स, राइट। तो 53% जो है पॉपुलेशन वो प्रोटेस्टेंट्स है, राइट, एंड 44% इज कैथोलिक्स। सो नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी प्रीडोमिनेंट रिलीजन है, 53% जो है लोग यहाँ पे वो प्रोटेस्टेंट्स है एंड 44% जो है वो रोमन कैथोलिक्स है। अब एक चीज आप देखो, मेजॉरिटी में कौन है? प्रोटेस्टेंट्स, विच इज 53%, राइट। सो कैथोलिक्स जो हैं they were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, right। अब जो एक चीज आप यहाँ पे समझना, जो कैथोलिक्स है वो 44% है ना। और ये जो हमने इस रीजन की बात करी, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है छोटा सा गोला, है ना, ये क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो नीचे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे एक पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, तो वो पार्टी चाहती थी कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड में जो कैथोलिक्स हैं 44% जो रहते हैं, सो हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को हमारे साथ मर्ज कर लेते हैं, राइट। सो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनाइट हो जाए, राइट। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। अब जैसे आप मानो कि ये यूके है एंड यहाँ पे ये आयरलैंड है, राइट। ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है आयरलैंड का, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 53% प्रोटेस्टेंट्स है, 44% कैथोलिक्स है। तो ये जो रीजन है नीचे वाला, ये वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो यहाँ पे एक पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, और ये चाहती थी कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये हमारे साथ यूनिफाई हो जाए, राइट। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियनिस्ट, हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके विच इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है? प्रोटेस्टेंट्स है 53%। तो जो प्रोटेस्टेंट्स ग्रुप है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियनिस्ट, है ना। कैथोलिक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? यूनियनिस्ट। यूनियनिस्ट चाहते थे कि हम जो है इसका यूके का ही पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट्स है, राइट। So hundreds of civilians, militants and security forces were killed in the fight between unionist and nationalist and between the security forces of UK and nationalist। तो आप देखो कितनी chaotic situation यहाँ पे रही है कि civilians मारे गए, militants मारे गए, security forces मारे गए, इनके बीच लगातार लड़ाइयाँ चली हैं unionist and nationalist के बीच में, एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ यूके एंड नेशनलिस्ट। क्योंकि यूके में प्रीडोमिनेटली प्रोटेस्टेंट्स हैं तो वो सपोर्ट कर रहे थे नॉर्दर्न आयरलैंड को कि यूके का पार्ट रहे। नेशनलिस्ट चाहते थे कि जो पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाए। तो इस तरीके से एक भयानक, कहते हैं ना कि बिल्कुल कैओटिक माहौल रहा, लड़ाई का माहौल रहा, लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बने रहे। तो यहाँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है सोसाइटी को। अब यहाँ पे ये पॉलिटिक्स ही तो है, अगर ये यूनियनिस्ट पार्टी, ये नेशनलिस्ट पार्टी, ये लोग ना इस चीज़ को बढ़ावा देते तो ये इतने सारे जो है इतने मैसिव लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। सो इस तरीके से पॉलिटिक्स इफेक्ट करती है सोसाइटी को, सोशल डिविजन्स को, right। So it was only in 1988 that the UK government and nationalists reached a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle। So 1998 में जो है इनके आर्म्ड स्ट्रगल को
छुटकारा मिलता है एंड यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट पार्टी जो है एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। सो ये केस था नॉर्दर्न आयरलैंड का। दूसरा एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया वॉज अ कंट्री, है ना, वॉज बोल रही हूँ मैं, था एक कंट्री, अभी नहीं है, अभी तो डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो पहले किसी जमाने में यूगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करता था, लेकिन यूगोस्लाविया के साथ इतनी अच्छी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई जितनी कि नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ हुई। Political competition along religious ending ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries। जो इतनी massive political competition था वहाँ पे, ठीक है, एथनिक जो अलग अलग एथनिसिटी से लोग बिलोंग करते थे, तो कोई एथनिसिटी वाला जो है राइट डिफरेंट जो शेयर्ड कल्चर से बेसिकली बिलोंग करते थे, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स थे। सो अलग अलग पॉलिटिकल कंपटीशन था इन ग्रुप्स को लेकर, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए एंड यूगोस्लाविया जो है 6 अलग अलग कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब यूगोस्लाविया 6 अलग अलग कंट्रीज में टूट गया, राइट। सो इस तरीके का एग्जाम्पल हम यूगोस्लाविया के साथ देखते हैं। So at the same time every expression of social division in politics does not lead to such disaster। तो ऐसा नहीं कि हर बार जो है पॉलिटिक्स जब इन्वॉल्व होगा सोशल डिविजन में तो इस तरह के डिजास्टर आएंगे, हर बार ऐसा नहीं होता है, राइट। So we have already seen that social divisions of one kind or another exist in most of the countries। ये जो social division है ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मतलब कंट्री में बिल्कुल सिमिलैरिटी रहे। जैसे हमारी अपनी कंट्री का आप एग्जाम्पल लो, सोशल डिफरेंसेस भी हैं एंड सोशल डिविजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कि रिलीजन को लेकर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, हिंदू मुस्लिम। अगर आप एक चीज़ देखो कि नहीं मैं तो सिर्फ हिंदू हूँ एंड मुस्लिम्स के लिए मैं कट्टर हूँ, या फिर मैं मुस्लिम्स हूँ हिंदू के लिए कट्टर हूँ, तो इस तरीके से क्या है सोसाइटी डिवाइडेड हो जाएगी ना। तो सोशल डिविजन जो है वो मोस्टली एक या अलग अलग फॉर्म्स में हर एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिशियंस इस चीज़ को यूज़ करते हैं, है ना। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ only natural that political parties would talk about these divisions, make different promises to different communities, look after due representation of various communities, and make policies to redress the grievances of the disadvantaged community, है ना। एक डेमोक्रेसी में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये इन डिविजन्स की बात करेंगी ही करेंगी। क्यों करेंगी? इट इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट लेने के लिए। कि ऐसा होता है ना कि अब मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आप मुझे वोट दे दो, मैं आपके लिए ये करूँगा, अस्पताल बनाऊँगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाऊँगा, आपकी कास्ट को रिजर्वेशन दूंगा, आपके रिलीजन को फ़ायदा दूंगा। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें क्या हैं? कास्ट या रिलीजन या वोट बैंक पॉलिटिक्स, इन डिविजन्स को लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से प्रोमिसेस करती हैं, ताकि बेसिकली इनको पॉलिटिक्स के लिए, राइट, सोसाइटी डिविजन एंड interference of politics। So social divisions affect voting in most countries, very important, right। social division जो है उससे मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इन सोशल डिविजन्स के बारे में बात की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अट्रैक्ट कर सकें। सो पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन अदर्स। ऐसा होता है ना जनरली कि आपकी लाइकिंग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ज़्यादा है, किसी दूसरे के प्रति कम है ना। सो इन मेनी कंट्रीज देर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी पे ही फोकस करती हैं। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। लेकिन तब भी जो है डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है कंट्री का। तो बेसिकली मतलब ये है कि हर केस में ऐसा नहीं है कि सोशल डिविजन्स होंगे तो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। वो बहुत कुछ मैसिव एक्सट्रीम एग्जांपल्स थे यूगोस्लाविया का जो हमने देखा कि कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई, वरना सोशल डिवीजन जो है हर कंट्री में, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते ही करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडीज 3 डिटर्मिनेंट्स, है ना। प्रॉब्ली ये जो टॉपिक है ये बता रहा है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो बताते हैं कि आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा सोशल डिवीजन में, राइट। सो 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, कि ये जो पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में इंटीग्रेट हो रहा है इसका क्या आउटकम होने वाला है, राइट। सो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं यहाँ पे।
पहला डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डिटर्मिनेंट ये कहता है कि आउटकम इस पे डिपेंड करेगा कि लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे परसीव करते हैं, है ना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, आपको बहुत रेलेवेंट लगेगा ये, कि अगर मैं कहूँ कि मान लो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं अपनी आइडेंटिटी अगर इस तरीके से परसीव करूँ, या फिर मान लो मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहूँ कि मैं सिर्फ हिंदू ही हूँ, राइट, एंड बाकी कम्युनिटी से मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ एज हिंदू के तौर पे परसीव कर रही हूँ। रैदर अगर मैं ये देखूँ कि चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, कोई जैन है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, बट अबव ऑल वी आर इंडियंस, है ना। दोनों बातों का कॉन्टेक्स्ट आप समझ पा रहे हो। एक पर्सन का अगर परसीव करना कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे लिए, दूसरा अगर ये देखिए कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, डजंट मैटर, वी आर इंडियंस, राइट। सो इस तरीके से आउटकम डिपेंड करेगा कि लोग किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को परसीव कर रहे हैं। सो इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। अब मैं सिर्फ अगर ये सोचूं कि मैं हिंदू हूँ, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है, तो मैं किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन को अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगी, और जहां मैं नहीं कर पाती हूँ वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, राइट। सो अगर हम सिर्फ सिंगुलर होके और सिर्फ अपनी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी देखते हैं, तो हम दूसरे किसी को अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, राइट। सो वी मस्ट बी इंक्लूसिव। So as long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult to reconcile, है ना। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड में हमने देखा कि हालांकि दोनों सेक्ट्स जो है वो क्रिश्चियनिटी के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी किस तरीके से परसीव करी कि मैं सिर्फ कैथोलिक हूँ और मैं सिर्फ प्रोटेस्टेंट हूँ। तो इस तरीके से डिविजन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए एंड फिर वो नेगोशिएट नहीं कर पाए आपस में। It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity, है ना। अगर हम अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज देखते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट करें अपनी नेशनल आइडेंटिटी के साथ, देन विल बी मोर अकोमोडेटिंग, राइट। हम ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें अपनी आइडेंटिटी को परसीव करना चाहिए, ये एक मेजर फीचर है, पहला डिटर्मिनेंट। A majority of Belgians now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking। बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल देखा था कि बेल्जियम कंट्री में किस तरीके से दोनों रीजन्स में दोनों लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। डच एंड जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग ऑल्सो। सो उन्होंने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट ने इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाए कि वो साथ साथ रह सके, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। तो जब इस तरीके से लॉज पॉलिसीज़ बनी, इस तरीके से अकोमोडेशन हुआ, तभी तो वो इकट्ठे एक साथ रह पाए, है ना। जैसे हमारी कंट्री में लोग किस तरह से अपने आइडेंटिटी देखते हैं, सो दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू अ स्टेट और अ लैंग्वेज ग्रुप और अ सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी, है ना। तो हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं कि मैं इंडियन भी हूँ, सपोज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ, या मैं गुजरात से, राजस्थान से, तमिलनाडु से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, है ना, मेरा ये रिलीजन है एंड मेरी ये सोशल कम्युनिटी है। तो हम इस तरीके से इंडिया में अपनी आइडेंटिटी को, मोस्टली इंडियंस जो है इस तरीके से परसीव कर रहे हैं, है ना। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या है कि किस तरीके से लोग अपनी आइडेंटिटी को परसीव करेंगे। सेकेंड डिटर्मिनेंट ये है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी, है ना। किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को रेज करते हैं। अब मान लो कि जैसे हम दोनों रिलीजन ग्रुप्स की बात करें, हिंदू और मुस्लिम, अगर पॉलिटिशियंस जो हैं अगर सिर्फ ये कह दें कि नहीं हम सिर्फ एक पर्टिकुलर हिंदू ग्रुप्स की ही डिमांड को मानेंगे, या फिर हम सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम ग्रुप की ही डिमांड्स को मानेंगे, तो ये क्या सही चीज़ होगी? नहीं होगी ना। सो इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन डिमांड्स को अकोमोडेट करना ईजी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी, किसी दूसरे कम्युनिटी के कॉस्ट पे नहीं है। और वो डिमांड्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आती है उनको हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, राइट। जैसे
बेल्जियम के अलावा हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका का। श्रीलंका में दोनों कम्युनिटीज़, सिन्हला जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी में थी, बाद में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो भी सिन्हला कम्युनिटी की ही गवर्नमेंट थी। दूसरी कम्युनिटी थी तमिल कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी चाहती थी कि हमारे कुछ बेसिक राइट्स जो है वो सिक्योर हों और हमें भी थोड़ी फ्रीडम मिले, राइट। So demand for only Sinhala was at the cost of the interest and identity of Tamil community, है ना। जो सिन्हलीज जो गवर्नमेंट बनी उनके लॉज भी कुछ इस तरीके से बने कि they were at the cost of Tamil community, है ना। In Yugoslavia, the leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. यूगोस्लाविया में जैसे हमने देखा कि 6 कंट्री में बाद में डिवाइड होता है यूगोस्लाविया, तो जो अलग अलग एथनिक कम्युनिटी के लीडर थे वो इस तरीके से अपनी डिमांड रख रहे थे कि नहीं बस हमारी डिमांड सब कुछ है, हम बाकियों के साथ अकोमोडेट नहीं करना चाहते, है ना। सेम हुआ श्रीलंका में, आप जानते हो सिन्हला और तमिल कम्युनिटी थी वहाँ पे। सो गवर्नमेंट की जो इस तरीके से लॉज पॉलिसी बनाए, बाद में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया था। सो दूसरा डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से किसी कम्युनिटी की डिमांड को रेज करते हैं, वो सेकेंड डिटर्मिनेंट होगा, है ना। थर्ड डिटर्मिनेंट है हमारा कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। कि पहला हमने देखा कि हम किस तरह से परसीव करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, दूसरा ये कि पॉलिटिशियंस किस तरह से डिमांड रेज करेंगे किसी कम्युनिटी की, तीसरा ये कि गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। अब मान लो पॉलिटिशियंस ने जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ की डिमांड्स को रेज किया हुआ है, अब उन डिमांड्स के प्रति गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा, है ना। हाउ विल द गवर्नमेंट रिएक्ट टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, दिस इज आवर थर्ड डिटर्मिनेंट कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है रिएक्ट करेगी अलग अलग डिमांड्स को, अलग अलग ग्रुप्स के डिमांड्स को। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में। If the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social division become less threatening for the country. अगर जो रूलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो अगर अकोमोडेट कर लेते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की डिमांड्स को और पावर शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि सोशल डिविजन जो है वो कम खतरा साबित होगा कंट्री के लिए, है ना। जैसे बेल्जियम का आप एग्जाम्पल देखो, तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने समझा, इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ हमारी कंट्री में लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटी है एंड वी हैव टू अकोमोडेट दिस रीजनल डाइवर्सिटी। तो उन्होंने जब इस चीज़ को समझा, एक्नॉलेज किया, तब उसके बाद सारे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सो इस चीज़ का सपोर्ट किसने किया? अब गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया ना, इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया। वेरेज श्रीलंका में जो रूलर्स थे, जो सिन्हलीज गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, पावर शेयरिंग उन्होंने नहीं किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो तमिलियंस कम्युनिटी थी उनकी डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं किया, तो वहाँ पे सिविल वॉर सिचुएशन हमें देखने को मिली, है ना। तो किस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी वो भी एक डिटर्मिनेंट है कि सोशल डिवीजन किस हद तक जाएगा, है ना। तो सोशल डिवीजन बेल्जियम में भी था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से रिएक्ट करके संभाल लिया सिचुएशन, वेरस श्रीलंका में वही सोशल डिवीजन जो है सिविल वॉर तक खींच ले जाते हैं। सो ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जो बताएंगे कि पॉलिटिक्स किस हद तक इफेक्ट करेगी सोशल डिवीजन को। But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite, है ना। Such attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. लेकिन अगर वो सप्रेस करना चाहेंगे किसी डिमांड को कि नहीं ये तो हमारे पूरे कहते हैं ना नेशन की यूनिटी के, मतलब नेशन के इंटरेस्ट में है ये डिमांड, तो हम नेशन के अगेंस्ट है ये डिमांड, तो हम इसको सप्रेस हम नहीं मान सकते, हमारे जो देश के हित में नहीं है ये चीज़। तो ये जो चीज़ होगी, अगर किसी चीज़ को फोर्सली इंटीग्रेट किया जाएगा तो वहीं से जो है डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो जाती है। Thus, the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger. तो ऐसा नहीं है कि सोशल डाइवर्सिटी अगर हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है तो वो किसी खतरा नहीं है, मतलब खतरा है, अगर उसको ज़्यादा बिल्कुल आग लगेगी तो खतरा ही है ना। लेकिन सोशल डाइवर्सिटी जो है हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी, है ना। सोशल डिविजन जो है उसको नॉर्मल हो सकते हैं वो एंड हेल्दी भी हो सकते हैं, राइट।
So this allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू देती हूँ. जैसे इंडिया में आप देखो कि दलित्स जो है बैकवर्ड कम्युनिटी थी, सोशली भी, एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली भी, है ना. तो हमारी गवर्नमेंट रिजर्वेशन लेकर आई. रिजर्वेशन क्या है? एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, एक हेल्दी एक्सप्रेशन है जो कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो मार्जिनल सोशल ग्रुप्स है, उनको भी एक बराबर का प्लेटफॉर्म मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, राइट. सो डेमोक्रेसी में ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल हो सकता है एंड कैन बी वेरी हेल्थी. Expression of various kinds of social division in politics often result in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. So this leads to strengthening of our democracy. So जो अच्छे political expression होंगे social division के, so they will strengthen the democracy, right? जैसे हमने हमारी country के case में देखा. Fine. So we have almost completed your chapter. सो इस तरीके से हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है डाइवर्सिटी के लिए एंड हमें अकोमोडेट करना है. हमारी वो फीलिंग अकोमोडेशन वाली होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया, अब आप देखो इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने खुद को एक सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया, हमने किसी रिलीजन को फेवर नहीं किया. जो प्रिंसली स्टेट से हमने उनको भी अकोमोडेट किया, जो सारे सोशल बैकग्राउंड से हमने उनको भी अकोमोडेट किया, कास्ट, रिलीजन, हर तबके के लोगों को अकोमोडेट किया, क्योंकि यही डाइवर्सिटी जो है, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ आवर country. So people who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. Such a fight often takes a democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through election. जैसे हमारी कंट्री में फेयर इलेक्शंस होते हैं, सो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जो एक हमारी कंट्री में फॉलो हो रही है. तो अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही, सो इट लीड्स टू हेल्दी डेमोक्रेसी, राइट, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी. सो डाइवर्सिटी जो है, अगर ये डेमोक्रेसी में अकोमोडेट हो रही है, देन इट इज़ ऑफ वर्थ. हम कहते हैं ना, इसलिए हमने ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा, डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी. अगर ये डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो रही है डेमोक्रेसी में, देन ओनली इट इज़ ऑफ मीनिंग, राइट. So sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. कई बार ऐसा होता है कि social differences जो है वो social inequality and injustice के फॉर्म में हो जाता है. वायलेंस भी हो जाता है, कभी कभी स्ट्रगल्स होते हैं. लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट तरीका है इन चीज़ों से लड़ने का और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का, राइट. तो यही हमारा चैप्टर है कि अगर हम डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हैं डेमोक्रेसी में, देन इट विल लीड टू अ हैप्पी, healthy and what we'll say strengthening the power of democracy, right. सो हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी दोनों को समझा, स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक देखा, क्या क्या अलग तरीके की ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग चीज़ें हैं वो देखा, नॉर्दर्न आयरलैंड, नीदरलैंड के एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि सोशल डिविजन्स किस हद तक एक कंट्री में रोल प्ले करते हैं. पॉलिटिक्स का रोल देखा सोशल डिविजन में, राइट. एंड उसके बाद हमने 3 डिटर्मिनेंट्स देखे, राइट, जो कि बताते हैं कि किस हद तक इंटरफेरेंस होगा. सो थैंक यू फॉर द क्लास and see you in the next lecture.